एक व्यक्ति 20 साल के बाद जेल से छूटा था। जेल से निकलने के बाद अब वह सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। माँ बाप तो मर चुके थे, भाइयों ने साथ दिया नहीं था, भाई उसका पीछा करना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसका हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। उसके बाद वह सोचने लगता है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उसको अपनी ससुराल की याद आती है कि मैं ससुराल में चला जाता हूँ। लेकिन दोस्तों ससुराल में भी वह नहीं जा सकता था, क्योंकि ससुराल की वजह से ही, पत्नी की वजह से ही वह जेल में गया था। और फिर उसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना मैं साधु बन जाऊं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसी परिस्थितियां आई क्यों, जो एक सीधा साधा इंसान 20 साल तक जेल में रहा, 20 साल तक की उसको सज़ा भुगतनी पड़ी। जैसे निकला था भाई पत्नी के पास जाऊं, कैसे करूं, वहां भी पत्नी की वजह से वो जेल गया था। अब वो कहां जाए, क्या करे, कैसे करे, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। अंत में क्या होता है इस घटना के अंदर, बड़ी ही रोचक, और दोस्तों आंखों से आंसू आ जाएंगे, इतना मैं कहता हूँ। आप इस कहानी को अगर पूरा सुनोगे तो बड़ी ही एक मन को उथल पुथल कर देने वाली एक कहानी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है, जहां पर एक गुलाब चंद नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 19 साल, और 2003 में उसकी शादी होती है। पत्नी का नाम होता है रेशमा। रेशमा सिर्फ 17 साल की होती है, क्योंकि उस टाइम पर शादियां ऐसे हो जाया करती थी, सेम सिस्टम। ऐसी शादी मेरी भी हुई थी। मैं 19-18 का था मैं, और मेरी वाइफ है जो 17 साल की थी, और 12वीं में ही पढ़ा करता था मैं, उस टाइम शादी हो गई थी। अब जो गुलाब चंद हैं, बड़ी बहन इनकी शादीशुदा हो चुकी है, भाई हैं जो और 2-3, वो अपने काम धंधों में लगे रहा करते हैं। गुलाब चंद की शादी हो चुकी है, माँ बाप भी हैं गुलाब चंद के। पत्नी घर में आती है, बड़ा खुश होता है। गुलाब चंद अपनी पत्नी को जब पहली नज़र देखता है तो वो अपना जीवन भर का सारा कुछ उस पत्नी के नाम कर चुका था। यानी कि वो अपने तन मन से पत्नी को इतना प्यार करने लगा था कि उसको अपनी पत्नी ही नज़र आया करती थी हर तरफ, क्योंकि पत्नी भी इतनी अच्छी थी, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कोमल सी मुस्कान, प्यार से बात करना। अब शादी के 7 दिन के बाद ही पत्नी के जो मायके वाले हैं लेने के लिए आएंगे। भाई आते हैं, सभी आते हैं। अब की बार जो मायके वाले थे वो कहकर गए थे कि हम अपनी बेटी को तकरीबन 2-3 महीने बाद भेजेंगे, और तब तक आप मत आना लेने के लिए। ऐसा हो जाता है, आपस में बोल बतला लेते हैं। तो पत्नी को ले जाते हैं मायके वाले, लेकिन पीछे से अब गुलाब चंद की ऐसी हालत हो चुकी थी, पत्नी के बगैर वह रह ही नहीं रहा था। उसको बार बार पत्नी की याद आ रही थी। फ़ोन उस टाइम पर थे नहीं, करता भी तो करता क्या। अब एक दिन की बात है, गुलाब चंद साइकिल उठाता है, और उसकी पत्नी का मायका 40 किलोमीटर दूर था। साइकिल से ही वह पत्नी के मायके की तरफ जाने लगता है। रास्ते में रुकता, कहीं रुक कर के किसी दुकान पर कोई समोसा खा लेता, कहीं रुक कर के पानी पी लेता, और ऐसे धीरे धीरे करके वो साइकिल से ही रात के 10 बजे अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर देखता है उसके सास ससुर तो बाहर आंगन में सोए हुए हैं, और उसकी पत्नी कमरे के अंदर है। तो दरवाज़ा खटखटाता है, पत्नी दरवाज़ा खोलती है, एकदम से देख करके कहती है कि अरे आप कैसे आ गए इतनी देर रात। लेकिन गुलाब चंद कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, इसलिए मैं आ गया। अब तो पत्नी मुस्कुरा जाती है, और उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास उस कमरे के अंदर चला जाता है। साइकिल उसकी बाहर खड़ी रह जाती है, और रात में फिर वो सुख लेता है जो पत्नी का सुख होता है। आत्मा तृप्त हो जाती हैं, और उसके बाद जब सुबह होती है, माँ बाप जगते हैं, देखते हैं ये साइकिल किसकी है। अपनी बेटी रेशमा से पूछते हैं। रेशमा कहती है कि बाबा वो आए थे रात को, यानी कि गुलाब चंद आया था रात को। अब यह बात जब सुनते हैं माँ बाप, देखते हैं अंदर लेटा हुआ है, वो कह देते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आया है तो सोने दो इसको, चलो काम धंधा निकालते हैं, खेतों पर चलते हैं। अब खेतों पर जाने से पहले ही दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाती है। गुलाब चंद अंदर कमरे में सोया हुआ था, उसके कानों में लड़ाई झगड़े की सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। जैसे वह जाग कर खड़ा होता है, क्या हुआ, बाहर देखता है उसके ससुर और सास से पड़ोसी लड़ रहे थे। यानी कि सास ससुर की पड़ोसियों से झगड़ा हो रहा था। अब जो पड़ोसी होते हैं वह इसके सास ससुर और इसकी पत्नी रेशमा को भी गालियां दे रहे थे। इससे रहा नहीं जाता है, खड़ा हो जाता है। इसके ही सामने अब जो पत्नी है उससे कह रहे थे पड़ोसी
रेशमा से कि जो अंदर लेटा हुआ है ना उसको बुला लो बाहर और उसको बता देंगे हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। उसको बताएंगे कि उसकी पत्नी के साथ हमने कैसी कैसी चीज़ें कर रखी हैं। ये बड़ी शर्म की बात थी। रेशमा चुप लगा जाती है। गुलाब चंद कहता क्या कह रहे हैं ये? रेशमा कहती कुछ नहीं, आप आराम से लेटो, मैं खाना बना दूंगी थोड़ी देर में, आप खाना खा के घर चले जाना या फिर यहाँ रहना तो यहाँ रह लेना। अब तो दोस्तों गुलाब चंद से रुका नहीं जाता है, क्योंकि उसके सास ससुर को वो पड़ोसी लोग बड़ी बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। अब एकदम से गुलाब चंद खड़ा हो जाता है और थोड़ा कुछ बोलने लगता है उनके बीच में। अब एकदम से वह पड़ोस के लोग, जो लड़का था वह कहता है कि अरे तू क्या बोलता है, तेरी पत्नी के साथ तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पूछ अपनी पत्नी से शादी से पहले इसने क्या किया था मेरे साथ और मैंने इसके साथ क्या किया था। उसके बाद दोस्तों गुलाब चंद थोड़ा सा अंतर मन से टूटा सा हो जाता है और फिर जो उस लड़के का पिता था वह भी गुलाब चंद से कहता है कि तेरी पत्नी को तेरी आंखों के सामने ही करके दिखाएं जैसा हमने पहले किया था। अब यह बात उस गुलाब चंद के मन में लग जाती है, लेकिन करता क्या, वहाँ पर रिश्तेदारी का मामला था। गुलाब चंद के सास ससुर उसको अंदर ले आते हैं, बेटा तू यहाँ पर बैठा रहे, तू मत बोल इनके बीच में। और उसके बाद शाम हो जाती है, खाना खाता है गुलाब चंद, सुबह होती है और सुबह जैसे होती है तो पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, क्योंकि जिन पड़ोसियों से लड़ाई हो रही थी गुलाब के सास ससुर की, उन पड़ोसियों के वो जो बाप था वो भी और उसका बेटा था वो भी बुरी तरह से मृत अवस्था में अपने घर में मरे हुए पड़े मिलते हैं। अब तो दोस्तों आस पड़ोस के लोग देखकर घबरा जाते हैं, क्या हुआ। ये कांड गुलाब चंद ने कर दिया था रात के समय में, उससे रहा नहीं गया था और एक कुल्हाड़ी लेकर के रात के समय में सोते हुओं को उसने जा करके काट डाला था। अब तो पूरे गांव में तहलका मच जाता है और सभी गुलाब चंद के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों पुलिस आती है, गुलाब चंद को पकड़ा जाता है। इधर गुलाब चंद की पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि गुलाब चंद की पत्नी पहले ही बात कर चुकी थी अपने पति गुलाब चंद से। जब उन लोगों ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारी पत्नी के साथ ये कर चुके हैं और अब भी कर देंगे तुम्हारी आंखों के सामने, तो गुलाब चंद ने अपने सास ससुर से और अपनी पत्नी से पूछा था। सास ससुर ने बताया था कि बेटा ज़मीन का विवाद चल रहा है और इन लोगों ने हमारी बेटी रेशमा के साथ रेप कर दिया था, इसको ज़बरदस्ती पकड़ करके, और हम पुलिस में भी गए थे लेकिन पुलिस वालों ने हमारी एक सुनाही नहीं की और उसके बाद ये हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं, ज़मीन को छीनना चाहते हैं, इस बात का झगड़ा है और इसीलिए तुमसे कह रहे थे ये बात। तो अब गुलाब चंद की समझ में आ गया था, पत्नी बहुत परेशान थी। पत्नी के सामने जाकर यह बात पूछता है तो पत्नी आंखों से रोने लगती है। अब गुलाब चंद उसके आंसू पहुंचता है, समझ जाता है सारी कंडीशन को कि गांव के अंदर वो लोग थोड़ा सा कमज़ोर हैं और पड़ोसी उनके ऊपर हावी हैं। तो दोस्तों रात को वह उठता है और उठ करके वह उन पड़ोसियों की हत्या कर देता है, उस लड़के की और उसके पिता की। अब सुबह पुलिस आती है, पुलिस गुलाब चंद को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको ले जाती है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है और उसको दोस्तों 20 साल की सज़ा हो जाती है। इधर जो उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होती है। जब गुलाब चंद की पत्नी के साथ रेप हुआ था और रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको हटा दिया जाता है ड्यूटी से। अब गुलाब चंद जेल में है, घर पर ये रेशमा अपने माँ बाप के साथ है। गुलाब चंद के जो भाई हैं वो बिल्कुल आना ही नहीं चाहते हैं गुलाब चंद को देखने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हत्यारा बन चुका है। गुलाब चंद की जो बड़ी बहन है बस उसकी आत्मा थी गुलाब चंद के अंदर, यहाँ तक कि उसका जो पति था गुलाब चंद का जो जीजा था वह उसकी बहन को धमकाया करता है, तू उसके पास मत जाया कर, हमें उससे कोई शिक्षा नहीं लेनी है, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे और तू उससे बात मत किया कर। लेकिन गुलाब चंद करे तो करे क्या। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, गुलाब चंद से कोई मिलने के लिए नहीं जाता है। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। और उसके बाद दोस्तों अब यह जो रेशमा होती है, इसके माँ बाप रेशमा को लेकर के रेशमा के ननिहाल में चले जाते हैं और उस गांव की ज़मीन को जैसे तैसे दूसरों के हाथों बिकवा देते हैं। ज़मीन बेच करके रेशमा अपने मामा में जा चुकी थी, मामाओं के गांव में। वहाँ जाने के बाद जो रेशमा के माँ बाप होते हैं शादी के लिए लड़का ढूंढने की कहते हैं कि रेशमा तुम्हारा पति तो अब 20 साल से पहले आने वाला नहीं है और हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं किसी लड़के को ढूंढ करके। रेशमा मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी। घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, नहीं शादी तो तुम्हें करनी होगी, जीवन कैसे कटेगा। लेकिन रेशमा मना कर देती है, मैं शादी नहीं करवाऊंगी। घर वाले जब ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो रेशमा बोलती है, एक बार मुझे मिल आने दो गुलाब चंद से और जेल में मुझे मिलाने के लिए ले चलो,
करो, मैं तो जानती नहीं हूँ रास्ता, और उसके बाद मैं देखूंगी शादी करनी या नहीं करनी है। अब जो घर वाले होते हैं वो भी अनपढ़ ही थे। एक वकील वहाँ पर था, उस वकील के साथ अपनी बेटी रेशमा को भेज देते हैं और वकील उसको मिलवाने के लिए उस जेल के अंदर चला जाता है, बाराबंकी की जेल में। वहाँ जाने के बाद जैसे ही गुलाबचंद को बुलाया जाता है कि गुलाबचंद तुमसे मिलने के लिए रेशमा नाम की लड़की आई है, गुलाबचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुलाबचंद को देखते ही रेशमा रोने लगती है, उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तुम यहाँ पर हो और मैं अब कैसे कैसे अपना टाइम गुजार रही हूँ, मुझे ही पता है। गुलाबचंद कहता है क्या हुआ? रेशमा कहती है कि मेरे घर वाले शादी करवाने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी चाहे जान देनी पड़ जाए। अब गुलाबचंद कहता है कि तुम जान मत देना, शादी भले ही कर लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जान मत दे देना। अब तो यह बात रेशमा अपने मन में बैठा लेती है। उसके बाद ये दोनों रोते हैं और जो वकील था वह सारी स्थिति समझ जाता है, सारी परिस्थिति को। वापस जैसी रेशमा लौट रही होती है तो वकील अब अपना डोरा डालने लगता है, सोचता है कि अब अकेली रहेगी 20 साल, शादी करना चाहती नहीं है और इससे तो अच्छा मैं इसको रखेल बना लूं। रेशमा से कहता है कि मेरे यहाँ पर काम करोगी, मेरे पास काम कर लेना और मेरे साथ जो मेरी आत्मा तृप्त करना वो कर देना और मैं तुम्हें रखूँगा अपने पास, और जब तुम्हारा पति निकल आएगा तो मैं तुम्हें उसके साथ छोड़ दूंगा। लेकिन रेशमा ने बिल्कुल मना कर दिया। रेशमा ने कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके खा लूँगी, लेकिन ऐसे अय्यासी और मौज मस्ती में नहीं करूँगी। मेरे पति जेल में हैं, ज़रूरी थोड़े कि भाई मैं पति के बगैर किसी और के साथ संबंध बनाऊं, मैं अपना जीवन दूसरे तरीके से भी काट सकती हूं। उसके बाद दोस्तों वह घर चली जाती। अब यहाँ पर जो ये गुलाबचंद होता है, इससे इसकी बड़ी बहन मिलने के लिए आया करती थी और उससे भी उसका जीजा मना किया करता था कि उसके पास मत जाया कर, लेकिन फिर भी बड़ी बहन का दिल अपने भाई के प्रति पसीजता था तो उससे मिलने के लिए चली जाया करती थी। अब दोस्तों इसी तरह से 20 साल गुजर जाते हैं और 20 साल गुजरने के बाद जब यह गुलाबचंद रिहा होता है तो किसी को कुछ नहीं लेना देना था, ना भाइयों को कोई मतलब था ना किसी और को, लेकिन बड़ी बहन को मतलब था। जेल के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी और जैसे भाई जेल से बाहर निकलता है उसको गले लगा लेती है बहन कि भाई आ गया तू। और उसके बाद एक नया फ़ोन लेकर गई थी क्योंकि अब युग बदल चुका था 20 साल के बाद, क्योंकि आज से 20 साल पहले मोबाइल ये नहीं थे दोस्तों जो अब आजकल हम मोबाइल चलाते हैं, तब लैंडलाइन वगैरह हुआ करते थे। उसके बाद भाई कहता है कि मेरा तो ना कोई भाई है, ये गुलाबचंद कहता है ना मेरा कोई भाई है, मुझे कोई मतलब ही नहीं रखता मुझसे, मैं कहाँ जाऊँगा। बहन कहती है कि मेरे होते हुए तुम कहाँ जाओगे, मेरे घर चलोगे। लेकिन गुलाबचंद कहता है बहन जीजा भी परेशान हो जाते हैं और वो भी तुमसे मना करते हैं मुझसे मिलने की, वहाँ क्या करोगी मुझे ले जाकर। लेकिन बहन बहन होती है, हाथ पकड़कर अपने घर ले जाती है और वहाँ पर रखने लगती है। कुछ दिन के बाद वही बात होती है, जो जीजा होता है वह उससे लड़ने लगता है, कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे बच्चों पर उल्टा सीधा असर पड़ेगा, यह कातिल है, 2 हत्याएं करके जेल गया था। तो अब जो यह गुलाबचंद होता है बहन से कहता है बहन तू अपने घर को ख़राब मत कर मेरी वजह से, मेरा जहाँ राम रखेगा मुझे वहाँ पर चला जाऊँगा, और अपनी बहन का घर वह छोड़ देता है और कहता है बहन तुम परेशान मत होना, मैं कहीं रह लूँगा। उसके बाद दोस्तों वह रेशमा को ढूंढने की कोशिश करता है और बहन से भी पहले पूछा था कि बहन रेशमा के बारे में कुछ पता चला। बहन कह दिया करती कि कभी जभी तभी तुम्हारे ससुराल वालों से बात होती है तो वो बता रहे थे कि रेशमा तो कहीं चली गई है। लेकिन अब यह इसका था ही कौन, माँ बाप की तो मौत हो चुकी थी जब यह जेल में था, भाई इसकी माजरू नहीं ले रहे थे, इसके बारे में पूछ भी नहीं रहे थे। एक बहन थी वो मिलने आती थी और उसके पास थोड़े दिन रहे हैं, उसका पति इसको निकाल देता है तो ये अब उसको छोड़ करके अब इसका और कोई था ही नहीं, सिर्फ रेशमा थी। अब रेशमा का आता पता नहीं, यह रेशमा के मामा के गाँव में जाता जहाँ पर रेशमा और उसका परिवार रहता था बाद में। वहाँ पर जाकर उन अपने बुढ़े बुढ़ियों से पूछता है कि रेशमा कहाँ है। वो कहते हैं, वो भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं यहाँ से चली गई है। उनसे बार बार पूछता है, लड़ता भी है, तुमने उसको परेशान रखा और मेरी पत्नी अगर को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे गांव की बाहर गलियों में निकलता है, गांव के लोग बताते हैं कि इनको सच में ही कुछ नहीं पता, रेशमा यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। फिर एक आदमी बताता है कि एक तरकीब मैं बता सकता हूँ आपको। पूछता बताओ भाई क्या बात है। वह बताता है कि मैंने एक मंदिर के अंदर रेशमा को देखा था और वहाँ पर बहुत दिन हो गए जब देखा था,
उस मंदिर के अंदर से अगर आप पता लगाओ तो शायद पता लग सकता है कि वो कहाँ है। तो वह अब उस बताए गए मंदिर पर जाता है, बहुत दूर था। वह मंदिर पर जाने के बाद एक बूढ़ा साधु बैठा था, जाकर के रेशमा के बारे में पूछता कि एक लड़की थी, इस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अब बूढ़ा साधु कहता है कि अरे भगवान ने शायद मुझे इसीलिए ज़िंदा रखा है कि मैं तुझे कुछ बता सकूं। और वह कहता है कि वो लड़की हमारे पास रहती थी जब हम जवान थे, वो बच्ची थी। तो यहाँ पर एक अयोध्या से साध्वी आया करती थी और लड़की की पूरी कहानी मुझे पता है कैसे जीवन बर्बाद हुआ। वह साध्वी के सामने रोया करती थी कि मैं अब इस ज़माने में अब जिंदा नहीं रहूँगी और क्या फ़ायदा मेरा ज़िंदा रहने का। लेकिन वह साध्वी उसको समझाया करती कि बेटी ऐसा नहीं करते और ऐसा कर तू मेरे साथ अयोध्या चल। और उसको वो अयोध्या ले गई है। और साधु कहता है कि मैं एक दो बार उनसे मिलने के लिए भी गया था अयोध्या। अब यह पता पूछता है तो साधु बताता है कि मुझे पता नहीं है, पता मैं ऐसे ही चल सकता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें उस मंदिर पर पहुँचा दूंगा। तो उसके बाद वह साधु जो बूढ़ा हो चुका था अब इस गुलाब चंद के साथ बस में बैठ करके अयोध्या की तरफ रवाना हो जाता है। उसी मंदिर पर वह साधु उसको पहुंचा देता है। अब वहाँ उस मंदिर पर वो औरत जो उसकी पत्नी को लेकर गई थी वो तो मर चुकी थी, अंतिम संस्कार उसका हो गया था। लेकिन उस छोटे से मंदिर पर बहुत सारे साधु संत खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो उसकी पत्नी रेशमा थी वो उन साधु संतों को चूल्हे पर रोटियां बना बना कर, चाय बना बना कर खिला और पिला रही थी। अब तो एकदम रेशमा की तरफ जब नज़र जाती है गुलाब चंद की तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंतर मन प्रफुल्लित हो जाता है और गुलाब चंद उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब तो जैसे रेशमा उसकी तरफ देखती है कि ये कौन खड़ा हो गया मेरे सामने आकर, देखते ही उसको रोने लगती है और दोस्तों एकदम से कहती है कि आप आ गए, मुझे विश्वास था कि मेरे भगवान आपको एक दिन मेरे पास ज़रूर भेज देंगे। वो संत बनकर उस कुटिया के अंदर भजन किया करती थी दोस्तों और साधु संतों की सेवा किया करती थी। उसने दूसरे रास्ते को चुना ही नहीं था, जैसा वो वकील बोल रहा था, जैसा किसी और ने कहा था कि हम तुम्हें रख लेंगे, ऐसा करेंगे, ना शादी के रास्ते को चुना। उसने अपने पति से प्यार किया, उसी के इंतज़ार में 20 साल तक वह साधु बनकर तो रह ली लेकिन दूसरी शादी उसने नहीं की। उसके बाद तो दोस्तों वह अपने पति के गले लग जाती है, लिपट कर रोने लगते हैं और गुलाब चंद भी उसको देखकर रोने लगता है। और गुलाब चंद को रेशमा ने सब बताया कि माता पिता ने मुझे परेशान कर दिया था शादी के लिए, तो माता पिता को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो भी मुझे देखता वासना की दृष्टि से देखता। इसके बाद मैं मंदिर पर चली गई, वहाँ पर काफ़ी दिन रही। फिर वहाँ पर अयोध्या से एक माता जी मुझे यहाँ पर लेकर आ गई उस मंदिर से, और माता जी का भला हो जो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई, वरना मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती। फिलहाल माता जी जीवित नहीं है और मैं इस मंदिर को संभालती हूँ और यहाँ पर साधु संतों को खाना खिलाती हूँ। अब दोस्तों दोनों पति पत्नी गले लगकर रोने लगते हैं। बाकी साधु संत जो वहाँ पर थे, लोग वहाँ पर थे, सबको पता लगता है इनका पूरा मामला, तो उनकी आंखें भी छलक आती हैं और उसके बाद दोनों अपना गृहस्थ जीवन अपनाते हैं। 2024 में इनका मिलन हुआ था, फिलहाल 2025 चला हुआ है। मंदिर में रहते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं और वहीं पर कुछ गुजर बसर करने के लिए अयोध्या में रह करके प्रसाद भेजते हैं और दोनों फिलहाल खुश हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसी कहानियां भी देखने को मिलती हैं। एक तो और ऐसा भी है आजकल का ही कि पति जिंदा होता है, पास में होता है, उसको छोड़ करके दूसरे के साथ भाग जाया करती हैं। कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो अपना पति घर में है और उसी घर में दूसरे पुरुषों को बुलाकर मुंह काला करती रहती हैं। एक ये औरत थी, पति का पता था कि 20 साल तक आएगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी को अपने शरीर से टच नहीं होने दिया और भगवान की भक्ति में लगी रही। घर वालों का जुल्म सहा और जिस आदमी ने रेप किया था शादी से पहले उसको भी सहा और उसके बाद पति का इंतज़ार करती रही, भगवान का भजन करती रही और एक दिन पति उसके पास चला ही गया। इधर जो पति था वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके भाइयों ने साथ नहीं दिया, माँ बाप तो बूढ़े बड़े थे, चलो वो तो गुजर गए, और ना ही किसी और ने साथ दिया। और उसकी एक बहन थी बड़ी, उसने साथ दिया। उसने तुरंत कहा था, जेल से जब निकला था, भाई ने कहा था कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो भाई भी नहीं है, उन्होंने मुझे देखा नहीं। बहन ने कहा कि मैं तो हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि उस बहन का पति लड़ता था कि अपने भाई से मत मिलाकर, वो हत्यारा है, लेकिन फिर भी बहन तो बहन होती है और बहन अपने भाई की केयर करती रही। जब तब 1-2 साल में मिलने के लिए चुपचाप जाती रही, उसको ज़रूरत की चीज़ें भी दे आया करती कई बार। तो इस तरह से दोस्तों ये है कहानी जिसमें रिश्तों का ताना बाना बुना हुआ था।
कुछ रिश्ते जो साथ छोड़ देते हैं, जैसे कि इस लड़के के माँ बाप तो चलो बूढ़े बड़े थे, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन बहन ने साथ नहीं छोड़ा। कुछ रिश्ते जो लगातार जीवन भर बने रहते हैं, जैसे कि पत्नी थी जो इसकी इंतज़ार में बैठी रही, बहन थी जो इसकी केयर करती रही, लेकिन दोस्तों जीवन बहुत लंबा हो जाता है और एक समय में एक बार में पता नहीं लगता है कि कौन रिश्ता कितना अच्छा है। वो जब समय गुजरता है धीरे धीरे, तब पता चलता है कि कौन रिश्ता कितना निभाया जा रहा है। तो ये कहानी जो आपके सामने मैंने कही है, इसके बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये होती है पति पत्नी के रिश्ते की डेफिनेशन, यानी कि असली मतलब, असली अर्थ यही होता है, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी गुजारना। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं, और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, भाई साहब मेरा भी नाम लेना, यशवंत सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, जी बिल्कुल। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। राज पवार द किंग सॉल्यूशन शॉप गंगानगर सूरत गुजरात से, सर आप मेरी शॉप का नाम लें, जी बिल्कुल आपका नाम लिया है जी। भीमदत्त जोशी आजकल रिश्ते भी नहीं रहे, कलयुग का राज है, जी बिल्कुल। सलाउद्दीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, आपकी सारी वीडियो मैं देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कोई वीडियो में कमेंट नहीं कर पाता हूँ सुदेश भाई, और आपकी वीडियो सबसे अच्छी होती हैं, जितनी भी हैं यूट्यूब पर हैं वीडियो सबसे अच्छी आपकी वीडियो होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सलाउद्दीन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। उसके बाद चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, सुंदर सिंह यादव कमेंट करते हैं, बहुत सही, सुंदर सिंह यादव औरैया यूपी से हैं। भाई साहब आपकी कहानी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपकी कहानी सब सुनता हूँ और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंकज कुमार सुदेश भाई राम राम जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। राजेंद्र सरसैनिया कमेंट करते हैं, राजेंद्र राजस्थान से, जिला करौल, तहसील हिंडौन, गांव सूरत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बांके भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, रामवीर गौतम कमेंट करते हैं काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, और सूरज अंसारी कमेंट करते हैं, GH हसन कमेंट करते हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं नेपाल से, सुमन कुमार यादव कमेंट करते हैं जय श्री राधे, और करण कुमार पी नमस्कार सुदेश भाई, मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से, वेरी नाइस स्टोरी। और उसके बाद चरणजीत दोबारा से हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, आकाश पाल, मोनू जैन, सुजीत कुमार, और सूरज डी हमारे भाई लगातार फिजी से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। और राजेश वैष्णव जी हमारे भाई कमेंट करने लगे हैं दोबारा से, बहुत दिनों से गायब थे, आप भी लगातार बने रहा करें। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं जो कि नए चैनल पर ज़्यादा कमेंट करते हैं, यहाँ पर कम आते हैं, तो यहाँ पर भी आया करें मुनमुन जी, और जो बिहार 28 से रहने वाले हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों। और एक नाम और रह गया, बहुत ही हमारे अच्छे मित्र हैं राम गोसाई भाई, जो कि लगातार कमेंट करते हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं जलगांव महाराष्ट्र से। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।